तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लेसन 1। ठीक है, तो लेसन 1 देखने वाले हैं। उसमें हमने आपको लेसन 1 का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बीच के क्वेश्चन आंसर करा दिया। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लघु और दीर्घ के प्रश्न, लघु और दीर्घ प्रश्न लेसन 1 के। ठीक है, देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं या फिर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, ये लघु का पहला क्वेश्चन आपका लेसन 1 इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आंसर इसका अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्रीय ढांचा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्रीय ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। ये सब अर्थव्यवस्था के प्रकार है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्रीय ढांचा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करते हैं, मतलब पैसे जुड़े जो काम करते हैं वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। पैसे जुड़े हुए जितने भी काम करते हैं और उससे किसी व्यक्ति की आमदनी होती है, कमाई होती है, तो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके अंतर्गत आते क्या क्या है? तो इसके अंतर्गत आते हैं कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार। तो ये सभी चीज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आपका दूसरा लघु क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो सुनिए दोस्तों, वैसा संसाधन जहाँ उत्पादन के सभी साधनों का, क्या बोला, वैसा संसाधन जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कह रहा वैसा संसाधन जहाँ उत्पादन के सभी साधनों का, वैसा, ये तो फिर बोल सकते वैसी अर्थव्यवस्था या वैसा संसाधन, वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। अब भारत में क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव का भी। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिए इसको। देखिए, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कहाँ है? तो भारत में। ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे सरकारी दस्तावेज जिसको प्राइवेट नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, कुछ साधन किसी निजी व्यक्ति के हाथों में, तो कुछ संसाधन सरकार के हाथों में। तीसरा क्वेश्चन है सतत विकास क्या? तीसरा क्वेश्चन है सतत विकास क्या? तो आंसर इसका दोस्तों, वैसा विकास जो जारी रहे तथा टिकाऊ बना रहे सतत विकास कहलाता है। वैसा विकास जो जारी रहे तथा टिकाऊ बना रह सके सतत विकास कहलाता है। इस विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सतत विकास जो किया जाता है, यह विकास ऐसा विकास होता है जो कि जारी रहे और टिकाऊ रहे, यानी कि लंबे समय तक बने रहे। यह विकास जब चालू किया जाता है सरकार के माध्यम से, ये सिर्फ वर्तमान यानी कि वर्तमान में जो चल रहा है उसको देखने, भविष्य में भी लोगों को इससे लाभ मिले उसको, या भावी पीढ़ी यानी कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है तो उसको भी ध्यान में रखकर ये मतलब ऐसा विकास किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चौथा क्वेश्चन आपका दोस्तों, आर्थिक नियोजन क्या? आर्थिक नियोजन मतलब होता है जमा करके रखना, बचा करके रखना। तो आर्थिक मतलब पैसे को, तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो आंसर इसका दोस्तों, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, नियोजन का मतलब होता है कुछ जमा करके यानी कि बचा करके। हम लोग अपने घर में नियोजन करके रखते हैं। हम जितने भी पैसे को कमाते हैं उस पैसे का उपयोग हम लोग जो करते हैं संसाधन यानी कि वस्तु को खरीदते हैं और उसको अपने घर में रखते हैं। और यानी मान लीजिए हमने पंखी खरीद के रखा, हमने बक्सी खरीदे, तो ये सब चीजें हम लोग से क्या है, तो हमने विभिन्न विकासात्मक क्रिया में इसका प्रयोग किया और ये फिर भी मेरे पास बचा हुआ,
अगर भविष्य में हमको इसको बेचना जब पड़ जाए तो हम इसको बेच के फिर से पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन का मतलब ये होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के पहले देश को देखा जाता है, तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर का कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो सुनिए, मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, अधिक शैक्षणिक स्तर यानी शिक्षा वहाँ के लोगों का कैसा, उनकी स्वास्थ्य स्थिति वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, वहाँ की शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जिस देश का शैक्षणिक स्तर अच्छा होता है, वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होती है, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय भी अच्छा होता है यानी अधिक कमाता है, तो वो वहाँ का मानव विकास रिपोर्ट सबसे क्या होता है, उच्च होता है। तो ये था मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर का आधारित संरचना पर प्रकाश ले, यानी कि आधारित संरचना आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वह सभी सुविधा तथा सेवा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, वह सभी सुविधा तथा सेवा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं आधारित संरचना कहलाते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, कॉलेज और अस्पताल, ये सब ऐसे चीजें हैं या ऐसी सुविधाएं हैं जो देश को विकास की ओर लेके जाते हैं। बिजली देश को सेवा देते हैं, मतलब बिजली की सुविधाएं देश के लोगों की सेवा देते हैं यानी कि देश को सेवा देते हैं। परिवहन देश के लोगों को सेवा देते हैं, संचार भी सेवा देते हैं, कॉलेज सेवा, अस्पताल का देते हैं, सेवा देते हैं। तो ये था आपका लघु का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लघु क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो लघु का क्वेश्चन था 6, तो वो हमने पूरा कर लिया। आगे आपका दीर्घ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दीर्घ देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करते हैं। आपका दीर्घ का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया है यहाँ देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ का क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या होता है और इसे कितने भागों में बांटा गया। देखिए, जब अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादन देशों में विभाजित किया जाता है तो इसे देखा करा, जब अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, क्षेत्र दोस्ती है, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो इसे ये अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार। ये सब क्या है, ये सब अर्थव्यवस्था, ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था बहुत सी चीजों का एक मिलावा रूप है। हम लोग बैंकिंग बीमा करते हैं, वहाँ से जो कमाई होती है, जो दुकान खोलते हैं उससे जो कमाते हैं, हम लोग गाड़ी मोटर जो चलाते हैं उससे जो कमाई होती है, ठीक है, बिजली वाक, मतलब जितने भी चीजें सब कमाई होती है सब अर्थव्यवस्था अंतर्गत होता है। तो ये सभी चीजें अर्थव्यवस्था एक क्या है, क्षेत्र यानी कि अंग है उसका। तो उसके बाद बोला जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि सब क्या अर्थव्यवस्था के संरचना। ऐसे कितने भागों में बांटा गया, सुनिए, अर्थव्यवस्था की संरचना तो 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें इसका पहला भाग है दोस्तों, देखिए पहला भाग आपका प्राथमिक क्षेत्र। पहला भाग आपका क्या है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को याद रखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कृषि से जुड़े मतलब कि वस्तुओं की
रखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं जंगलों से पशुओं का प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। इसमें तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, ये सब चीजें द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को। इसके अंतर्गत व्यापार, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब क्रिया सम्मिलित किसमें? तो तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र को इसलिए कहा गया है क्योंकि परिवहन यानी कि गाड़ी हमको क्या देते हैं? तो सेवा देते हैं। संचार, इंटरनेट, हमको क्या देते हैं? तो सेवा देते हैं। इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ये था आपका पहला दीर्घ दोस्तों। आती है दूसरे दीर्घ में। 2 नंबर का दीर्घ दोस्तों, उसमें कह रहा है दूसरे नंबर में आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। इसको भी ध्यान कई बार पूछा गया, VVI क्वेश्चन। इससे पहले वाला भी और ये वाला भी। कह रहा है कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है? संबंध है। आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है? संबंध है। या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वार्षिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का पता चलता है, ठीक है। आर्थिक विकास एक ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिससे हमको बहुत दिनों बाद पता चलता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है या नहीं हुआ। तुरंत इससे पता, आर्थिक विकास से तुरंत पता नहीं चलता है कि किसका विकास हुआ है, किसका विकास नहीं हुआ, ठीक है। अंतर इसमें क्या तो देखते हैं। अंतर इसमें है दोस्तों, अंतर दिया गया आर्थिक विकास का आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित अंतर है। आर्थिक विकास इसमें कह रहा है इसका प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। मतलब कि आर्थिक विकास शब्द का जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है विकासशील देशों के लिए, ठीक है दोस्तों। और आर्थिक वृद्धि शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विकसित देशों के लिए। किस देशों के लिए दोस्तों? विकसित देशों के लिए। दूसरा, यह निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर का स्वीकारता है। अगर निर्धन देशों में पैसे यानी कि आय बढ़ रहा है, यदि निर्धन देशों में आय बढ़ रहा है तो हम लोग कहते हैं क्या? तो इसका आर्थिक विकास हो रहा है। और यदि धनी देशों में आय यानी कि पैसा बढ़ रहा है तो हम कहते हैं क्या है? इसका यहाँ का आर्थिक वृद्धि हो रहा है। यहाँ का आर्थिक क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो ये था आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर दोस्तों, ठीक है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। हम लोग आर्थिक विकास की माप किन किन सूचकांकों से करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक द्वारा निम्नलिखित है। आर्थिक विकास की माप का कुछ सूचकांक क्या है? निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय आय, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है जो हम लोग को दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट, चौथा है प्रति व्यक्ति आय, पांचवा उपभोक्ता भी है। तो पहले हम लोग पहला देखते हैं राष्ट्रीय आय। करा किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऐसे आर्थिक विकास का एक अच्छा यानी कि प्रमुख सूचक माना जाता है। हम लोग किसी भी देश के आर्थिक विकास का जो माप करते हो सबसे पहले करते किसे? तो राष्ट्रीय आय। किसे करते? तो राष्ट्रीय आय। दूसरा हम लोग करते कि कोई भी देश विकास की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो वह दूसरा सूचक प्रति व्यक्ति है। तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से पहले बताते हैं। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आर्थिक विकास की माप करने के लिए इसे सबसे उचित और अच्छा सूचकांक माना जाता है। तो क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि ये आर्थिक विकास की माप का सबसे अच्छा सूचक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तीसरा मानव विकास रिपोर्ट। तो इसमें विभिन्न देशों के लोगों की तुलना शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इसके प्रमुख 3 सूचक होते हैं: जीवन आशा,
शिक्षा प्राप्ति और जीवन का स्तर। चौथा हम लोग करता तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तो इसमें विभिन्न देशों के लोगों की तुलना देश के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इस रिपोर्ट को योजना आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और पांचवा हम लोग का उपभोक्ता व्यय, पांचवा क्या है दोस्तों, उपभोक्ता आय, उपभोक्ता आय। तो इसे भी आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है। पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विगत कुछ वर्षों में देश के ग्रामीण जनता की आय की क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें क्या आई है, वृद्धि आई है। तो उपभोक्ता व्यय इसको कह सकते हैं। उपभोक्ता व्यय में यह आया है कि आजकल आधुनिक मतलब कि समाज में गांव के लोगों का तो यानी कि खर्च जो है वो तो कम हुआ है, लेकिन शहरी लोगों का खर्च का कमाई बढ़ा है तो खर्च भी बहुत बढ़ा है। और ग्रामीण लोगों का अगर आय कम है तो खर्च भी क्या है, कम, लेकिन शहरी लोगों का आय अधिक है तो खर्च भी क्या है, बहुत अधिक। तो इसके आधार से हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। तो आपका चौथा नंबर का देखिए, लास्ट आपके किताब में 4 दीर्घ दिए गए थे, ठीक है। उसमें आपका लास्ट दिया चौथा नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया और आसान ये लिखना। चौथा क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय भी बताएं। अब बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण दिए, ये था क्वेश्चन, याद रहा आपका आंसर। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला है दोस्तों तेजी से बढ़ती जनसंख्या, दूसरा आधारित संख्या का अभाव, यानी कि सड़क, परिवहन, बिजली, अस्पताल, ये सब का अभाव। तीसरा कि यहाँ के लोगों का कृषि पर निर्भरता, ये भी पिछड़ेपन का कारण है। चौथा बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, हर साल बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ की समस्या होती है और दक्षिणी भाग में सुखाड़ की समस्या हो जाती है, तो इससे भी बिहार पिछड़ेपन के लिए मजबूर हो जाते हैं। पांचवा अधिक पिछड़ेपन, उद्योगों की कमी है बिहार में, इसलिए पिछड़ेपन है। छठा यहाँ की गरीबी। सातवां है खराब विधि व्यवस्था, बिहार की खराब विधि व्यवस्था। और आठवां है कुशल प्रशासन का अभाव, कुशल प्रशासन का। तो ये 8 कारण है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, ठीक है। तो आप इसके बारे में अगर बता सकते हैं, लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको नहीं बता सकते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके खाली क्या कर सकते हैं, आप इसके पिछड़ेपन को सिर्फ लिख सकते हैं। तो हम आते सिर्फ इसके पिछड़ेपन को बताने के लिए 8 कारण लिख देंगे अगर, और 8 निवारण अगर लिख देते तो आपको आराम से 4 नंबर जो कि 4 नंबर का बड़ी पूछा जाता है, आराम से मिल जाएगा आपको। विस्तार से लिखने की जरूरत इसको बिल्कुल नहीं है। और ये बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने को उपाय, वो था बिहार के पिछड़ेपन का कारण, ये बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने को उपाय। अगर आपने कारण याद करा तो निवारण आराम से कर सकते हैं। तो जनसंख्या पर अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। दूसरा कृषि का तेजी से विकास, अगर हम लोग कृषि का तेजी से विकास करें और अच्छे उत्तम बीज और बोल सकते हैं कि प्राकृतिक खादों का उपयोग करें और सिंचाई की व्यवस्था करें तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण। तीसरा बाढ़ पर नियंत्रण, अगर हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण कर ले, यानी कि जिस नदी से बाढ़ की समस्या हर साल बिहार में आती है, अगर उस नदी से हम विभिन्न शाखाएं निकाल दे तो अगर हम बाढ़ पे नियंत्रण करें बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते। तो एक बिहार के जीडीपी का एक मतलब कि एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से क्षतिग्रस्त चीजों को बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। उसका चौथा औद्योगिक संख्या का विकास, अगर हम बिहार में उद्योगों का विकास कर दे तो पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। पांचवा है उद्योगों का विकास, ठीक है। छठा है गरीबी दूर करना, क्या करना, गरीबी दूर करना। सातवां है शांति व्यवस्था की स्थापना, सातवां क्या है, तो शांति व्यवस्था का स्थापना करना, इससे बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। आठवां स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, अगर स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन हो जो कि ईमानदारी से मेहनत करके बिहार का विकास करने का चाहे तो बिहार का विकास हो सकता है। और 9वां है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, अगर केंद्र से सरकारें बिहार की तरफ थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पर भी संसाधन को दे जिस प्रकार अन्य राज्यों में दिया जाता है तो बिहार का विकास आराम से हो जाएगा। तो ये बिहार के थे पिछड़ेपन का कारण और निवारण। और ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 1 इकोनॉमिक्स का
लघु और दीर्घ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, और आगे किसी और विषय का क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं तो कमेंट भी करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।